हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एजुकेशन चैनल। आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ 11 जून बैच का जेई का पेपर का सॉल्यूशन। मैं जयेश सर। आई होप सबका प्रीलिम का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया रहा होगा पीएबीटी का। आज हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके कि किस तरह से हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक, चलो। तो आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है बेटा, द सल्फेट ऑफ अ मेटल M कंटेन्स 9.87% ऑफ मेटल M. दिस सल्फेट इज आइसोमॉर्फस विद ZnSO4.7H2O। सही है। तो एटॉमिक वेट हम लोग को कैलकुलेट करना है। चलो, सब लोग जानते ही है परसेंटेज ऑफ मेटल का फॉर्मूला क्या होता है। मेटल का मास डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन लोग, टोटल मास, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो मेटल के परसेंटेज अपन के पास कितना गिवन है 9.87। मेटल का मास अपने को पता नहीं है, जो अपने लोग ढूंढने वाले हैं। उसके बाद टोटल मास के लिए क्या करेंगे, मेटल प्लस सल्फर का मास प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का मास प्लस 17 इंटू किसका 7 इंटू किसका मास करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, वाटर का मास यानी कि H2O का मास, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। अब इसी इक्वेशन को अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सल्फर का वेट आप लोग को पता है 32 होता है, इसका वेट भी पता है, ऑक्सीजन का वेट भी पता है, कितना होता है हमारे पास 16, वाटर का वेट कितना होता है 18। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको टर्म को रीअरेंज करेंगे तो जो मेटल का मास आएगा वो अपने पास बन के आएगा कितना 24.3 जितना बन के आ जाएगा। तो यही आपके लिए क्या बनेगा, सही आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में है अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव कंबंशन के ऊपर कितना गिवन है हमारे पास 0.72 ग्राम क्या दे रहा है वाटर, और 3.08 ग्राम क्या दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है अपने को, तो इसके लिए हम लोगों को एक कॉमन रिएक्शन होती है वो याद रहनी चाहिए। कौन सा होता है, CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 ऑफ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे O2 गिव्स X ऑफ CO2 प्लस Y बाई 2 ऑफ H2। ठीक, यानी कि जो पानी का मोल होगा उससे डबल मोल किसका होगा हमारे पास यहाँ पे, हाइड्रोजन का होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल होगा उतना ही मोल एग्जैक्ट किसका होगा यहाँ पे, कार्बन का हो सकता है। यही इक्वेशन हम लोग को बता रहा है। तो अभी यहाँ पे पहले तो क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है, क्या निकालेंगे उसका मोल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अगर मोल्स निकालते हैं अपन लोग तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3.08 गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 44 कितना बनेगा आंसर 0.07। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर वाटर निकालोगे कितना हो जाएगा 0.72 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 18, कितना आएगा आंसर 0.04। आप लोग जानते हो। तो ये तो अपने पास कार्बन का सीधे ही मोल्स आ गए कितने 0.07। हाइड्रोजन के मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो हाइड्रोजन का मोल्स कितना आएगा 0.08। तो अब देख लो भाई 7 डिवाइड बाई 100, 8 डिवाइड बाई 100 में लिख सकता हूँ इसको, 100 मैंने कॉमन निकाल दिया 1/100, तो क्या बन जाएगा C7H8। अपने पास क्या बन गया यहाँ पे, सही आंसर बन के आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या हम लोग यहाँ पे, तो CO2 बनेगा और 2 मोल किसका बनेंगे हमारे पास H2O के बनेंगे। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो बैलेंस है। अब यहाँ पे अगर इसका 1 मोल है तो सामने इसका कितना मोल यूज हो रहा है 2 मोल, तो सामने बन कितना रहा है 1 मोल। पर अपने को तो किसका रिलेशन चाहिए, सिर्फ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अभी ऑक्सीजन का मोल्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम बनाना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मोल कितने चाहिए अपने को 11 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 44। अगर 11 डिवाइड बाय 44 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 मोल्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग 1/4 मोल्स चाहिए, तो ये कितना यूज़ हुआ होगा, तो 1 मोल था तो ये 1 मोल बन रहा था, अब ये 1/4 मोल बन रहा है तो ये कितना यूज़ हुआ 1/4 मोल, यानी आंसर कितना बनेगा 0.25। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ बेटा। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज λ1 एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज ऑफ He+ आयन अपने को ढूंढनी है। ठीक है, λ2 ढूंढना है, तो 1/λ1 लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब यहाँ पे देखो बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है यानी कि एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी कि इन्फिनिटी से 1 पे ऊपर आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा n1² माइनस 1/n2², ये वाला फॉर्मूला होता है अपने पास। तो क्या करेंगे 1/λ1 इज इक्वल टू R इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 1/∞ का स्क्वायर, तो ये वाला पूरा टर्मिनोलॉजी कितना बन जाएगा 0। तो बचा क्या 1/λ1 बराबर R। λ2 के लिए देख लो, तो 1/λ2 बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं अभी 1/λ2 बराबर R इंटू, अब हम लोग को बार्मर सीरीज के लिए वेवलेंथ कैसी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी कि तुरंत उसके एग्जैक्ट मतलब ऊपर किससे क्या करेगा वो नीचे जंप करेगा, यानी बार्मर सीरीज है तो n2 की वैल्यू हम लोग को कितनी लेनी पड़ेगी यहाँ पे, n1 की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी यहाँ पे 2, और n2 की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी बेटा 3। ठीक है, तुरंत ही ऊपर से नीचे जंप करेगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। सही है इतना, तो R मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा
यहाँ पे 5 और यहाँ पे z स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 4, क्योंकि यहाँ पे हीलियम है ना बेटा, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है हमारे पास, कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना 36, तो इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या 9, तो ये क्या बन रहा है r 5/9, ये 1/λ2। अब मैं क्या करता हूँ दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, तो 1/λ1 अपॉन 1 क्या कर सकते हैं λ2 बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पे r डिवाइड बाय क्या बन जाएगा 5r/9। चलो अब r का भी कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया λ2 अपॉन λ1 बराबर क्या बनेगा 9/5, तो λ1 को ऊपर ले जाओ तो λ2 की वैल्यू कितनी बन गई 9/5 λ1, तो ये अपने पास आंसर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। सही है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 पीरियड है तो कैसे ऑर्बिटल की फिलिंग होगी बेटा, तो n की वैल्यू क्या आएगी 1 है 6, ठीक। अगर 6 पीरियड में है तो n की वैल्यू मेजरली कौन सी वाली होने वाली है 6। अब 6s है तो एनर्जी के हम लोग क्या करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो सबसे पहले देखो तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 6 + 0 s की वैल्यू, किसके निकाली एनर्जी n + l की वैल्यू से, कितनी बनेगी हमारे पास 6, इसके लिए कितना बनेगा 4 + 3 कितना बन जाएगा हमारे पास बोलो यहाँ पे 7, तो एनर्जी इससे ज़्यादा है। फिर देख लो d के लिए, तो 5d के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 + 2 यानी कितना होने वाला है बेटा 7। पर अगेन जब ऐसा सेम आता है एनर्जी तो हम लोग क्या देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होता है ठीक उसकी एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी। अब देख लो 6p के लिए तो क्या करोगे 6 + 1 यानी कितना आएगा 7, अब इसकी भी एनर्जी सेम है पर अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो किस तरह से ऑर्बिटल फिल होगी इसी तरह से ऑर्बिटल फिल होगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना करेक्ट आंसर बनेगा। सही है बच्चों। चलो अगला देखते हैं फिर क्या है, लाइट ऑफ वेवलेंथ हमारे पास कितना है इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहा है बेटा 248 नैनोमीटर जितना फॉल कर रहा है, और इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी तो गिवन ही है। तो अपने को क्या पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हम लोगों को पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन के ऊपर से क्या निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे चलो सोचो, तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला E - E0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो E की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैंने कितनी नैनोमीटर की लाइट यहाँ पे डालवाई है 248 नैनोमीटर। अगर मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ तो क्या आएगा, अभी मुझे आंसर किस में चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अपने पास सीधा फॉर्मूला होता है, याद करो बच्चों क्या था 12400 डिवाइड बाय, अगर हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ किस में ले लेते हैं सीधे ही एमस्ट्रॉन्ग में, तो आंसर किस में आ जाता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12400 डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू देखो नैनोमीटर में कितनी है 248, तो एमस्ट्रॉन्ग में कितनी हो जाएगी 2480, आंसर कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया आंसर। चलो अब काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखो बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए E की वैल्यू कितनी बनी 5, तो 5 माइनस E0 की वैल्यू कितनी है 3, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। हो गया आंसर। चलो अब जानते हो सब लोग बेटा इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास यहाँ पे h/√2m/k। चलो h की वैल्यू सब लोगों को पता ही रहती है बेटा, क्या होती है हमारे पास h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे √2 मास इलेक्ट्रॉन का पता रहना चाहिए अपने को कितना होता है यहाँ पे गिवन भी है 9.1 × 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1.6 × 10⁻90। अगर आप लोग इस इक्वेशन को यहाँ पे आराम से सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास जो आंसर बन के आएगा वो कितना बन के आएगा हमारे पास यहाँ पे 9 एमस्ट्रॉन्ग जितना क्या बन के आएगा यहाँ पे सीधे ही आंसर बन के आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर आएगा। अगला, अगर हमारे पास पूछा है कि अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट वॉज पास्ड, 2 चार्ज प्लेट्स kept at a potential difference V electrostatic unit. If E and M are charge and mass of electron respectively, then what is the value of h/λ। तो अपने को फॉर्मूला तो पता ही है भाई, h इज लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है √h/√2m/eV। तो अभी पूछा क्या है अपने को h/λ, तो क्या बन जाएगा √2m/eV। तो आंसर कौन सा बना √2m/eV। ठीक। चलो अगला, चलो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल रीजन, जिसकी लेंथ कितनी गिवन है बेटा 2a0, और यहाँ पे a0 क्या है हमारे पास बॉस रेडियस। पूछा क्या है अपने को वेलोसिटी, तो डेल्टा v ढूंढना है, फॉर्मूला सब जानते हैं बेटा, डेल्टा x इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा v इंटू
m इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपन। तो डेल्टा v की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, h की वैल्यू पता रहती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई क्या होगा 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x अगर नीचे आ गया तो क्या लिखना पड़ेगा उसकी जगह पे 2a0 मल्टीप्लाई बाई उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास 9.1 इंटू 10⁻31। तो अभी यहाँ पे क्या बनेगा 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a0 बोहर रेडियस है जिसकी वैल्यू अपन को गिवन है, कितनी गिवन है 52.9 पिकोमीटर। तो 52.9 पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सेम टू सेम 9.1 इंटू 10⁻31। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है डेल्टा वी की वो जो आएगी, और किलोमीटर पर सेकंड में है ना, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे इसी ये जो वैल्यू आएगी इसको किससे डिवाइड करने पड़ेगा 1000 से। तो मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ। चलो 1000 से मैंने अगेन यहाँ पे क्या कर दिया डिवाइड। तो अपने पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 548 के अराउंड बन जाएगा। किसमें हमारे पास किलोमीटर पर सेकंड में। तो अपने पास आंसर कौन सा बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। सोडियम की बात करते हैं, कौन से नंबर का एलिमेंट होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन सब लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे नियॉन कंप्लीटेड 3s1। और मैग्नीशियम में देख लो बेटा, मैग्नीशियम कैसा होता है 12 नंबर का एलिमेंट है, क्या हो जाएगा नियॉन कंप्लीट 3s2। उसके बाद क्या पूछा है अपने को 13 एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का क्या रहेगा अपने पास नियॉन कंप्लीट रहेगा 3s2 होगा और 3p कितना होगा 1। सिलिकॉन के बात कर लो 14 नंबर का एलिमेंट होता है, क्या आएगा नियॉन कंप्लीट हो जाएगा 3s2 3p2। सही है। अब देखो सभी एक ही पीरियड में आता है, आपको पता ही है सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन लोग पीरियड में, तो आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, अगर आप लोग बता रहे हो तो 3s2 है मतलब कि कंप्लीटली हाफ फील्ड है, मतलब सोडियम से मैग्नीशियम की तो ज़्यादा ही है। पर अब एल्यूमिनियम से भी मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, और एल्यूमिनियम से सिलिकॉन की तो क्या रहने वाली है ज़्यादा रहने वाली है। यानी ऑप्शन कौन सा अपने को लीड कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सही बात का बच्चा। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी। तो आप लोग जानते हो जैसे जैसे आयनेशन प्रोसेस बढ़ती जाती है आगे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो ऑब्वियसली +2 में से +3 में ले जाने के लिए आप लोग को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। सीधा ही आंसर था, आंखों के सामने रखा हुआ। चलो आगे बेटा 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सब लोग जानते हैं ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट है। ग्रुप 16 में क्या होता है ऑक्सीजन और सल्फर, इसमें क्या है फ्लोरीन और क्लोरीन। तो सब लोग जानते हैं कि 16 से 70 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू तो क्या रहती है ज़्यादा ही रहती है। तो फिर अब फ्लोरीन और क्लोरीन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्लोरीन की क्या होती है ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की वैल्यू कम आ जाती है। क्यों, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन की सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, फिर फ्लोरीन की आनी चाहिए, फिर सेम टू सेम यहाँ पे भी हो जाता है। ऑक्सीजन की साइज़ छोटी है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, तो इसी वजह से सल्फर की ज़्यादा आएगी, फिर किसकी आएगी हमारे पास ऑक्सीजन की। तो ये जहाँ पे ऑर्डर है वो सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं बेटा। अमॉन्ग द एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो क्या होगा हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम तो एक ही ग्रुप में आते हैं ना बेटा, ग्रुप नंबर 2 में। उसके बाद फॉस्फोरस आएगा इस तरफ कहीं पे, यानी कि ग्रुप नंबर 15 में। और क्लोरीन कौन से में आता है बेटा, ग्रुप नंबर 17 में आता है हमारे पास, राइट। तो अब देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा साइज किसकी होने वाली है यहाँ पे, तो एक पीरियड में मैग्नीशियम की, राइट। पर अप टू डाउन जाएंगे तो साइज बढ़ती है, फिर तो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर फॉस्फोरस और फिर क्लोरीन। तो आंसर कौन सा बनेगा हमारे पास, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर फॉस्फोरस और क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई सब लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है हमारे पास, फ्लोरीन। तो सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, उसके बाद कौन आएगा ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर कार्बन की होती है, और फिर किसकी होती है हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन की आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सही बेटा। चलो आगे 46 नंबर का क्वेश्चन, हेनरी मोज़ले स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, द ग्राफ विच रिप्रेजेंट हिज ऑब्जर्वेशन करेक्टली। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं भाई इक्वेशन तो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी रहता है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, अंडर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सीधे ही पी।
ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन से बेटा काफ़ी। अगला देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर से देखते हैं, सबसे पहले तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम असर या फिर एम इफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बेटा। तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 6 ही आएंगे, यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे तो एक भी नहीं आएगा। यहाँ पे कितने आएंगे बेटा, टोटल 9 हो सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 3। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट इजीली अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि जिस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे ही जाके अटैक करेगा। तो अगर बात करते हैं सिंपल बेंजीन, हटाओ, क्लोरीन की कौन सी इफेक्ट ज़्यादा लगती है बेटा बेंजीन के ऊपर, -I ज़्यादा लगती है, दिखाता है +M भी है, पर लगती कौन सी ज़्यादा है, -M। तो ये तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और यहाँ पे OH की कौन सी इफेक्ट लगेगी बेटा, +M इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन दे रहा है यहाँ पे, +M इफेक्ट, OH। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल के लिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले एरोमेटिसिटी है या नहीं है। तो क्यों, हमारे पास रूल होता है ना, ERHI के हिसाब से हम लोग देखते हैं, एरोमेटिसिटी, देन इक्वल रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर आखिर में प्रायोरिटी किसको दी जाती है, इंडक्टिव को। तो यहाँ पे कोई एरोमेटिक है क्या, अरे दिख गया ना, देखो यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल है ना, प्रोपीन, और यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, पॉजिटिव आयन है, मतलब कि कौन से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये कम्प्लीटली एरोमेटिक सिस्टम है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, IUPAC ने, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबरिंग करो बेटा, 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। मैंने यहाँ से ही नंबर क्यों की, क्योंकि कीटोन से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, एल्डिहाइड को। तो 2 पे मिथाइल रहेगा, तो 2 पे मिथाइल है भाई, यहाँ पे ही है। दूसरा क्या है देखना है अपने को, डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है। लो आंसर तो पहले ही मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। अब 3 कीटो, क्योंकि इसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स, तो 3 कीटो हेक्स, 6 कार्बन की चेन है, हेक्स, 4 इन और 1 पे आल, तो इनाल यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सही। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, हम न्यूमेरिकल बेस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक। इजी क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो। H2 और Cl2 के हम लोग को वॉल्यूम गिवन है 22.4 है, इसका 11.2 है। STP के ऊपर है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन ही है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और HCl यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो पहले तो इक्वेशन लिख दो, H2 + Cl2 gives 2HCl। तो जब H2 का 1 मोल था और Cl2 का कितना मोल था, 1 मोल था, तब HCl कितना बन रहा था बेटा, 2 मोल, ठीक है। अब 2 वैल्यू गिवन है, मैंने बताया बच्चों आप लोगों को, जब भी 2 वैल्यू गिवन हो मतलब क्वेश्चन किसका है अपने पास, लिमिटिंग रीजन का। तो यहाँ पे देखो 22.4 लीटर H2 है, मतलब कि कितना मोल होगा इसका, 1 मोल ही है, पर ये Cl2 का कितना वॉल्यूम है, 11.2, यानी ये कितना मोल प्रेजेंट है हमारे पास, हाफ मोल। यानी अब देख लो आप लोग, Lr कौन दिख रहा है बेटा, Cl2, क्लियर। चलो तो अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से फेंक के हटा दो। तो क्या हो जाएगा, जब Cl2 का 1 मोल था तो HCl कितना बन रहा है, 2 मोल। जब ये आधा मोल है तो ये किसका बनेगा, 1 मोल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, 1। बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। चलो अगला, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ n = 5 एंड ml = 2, ठीक है। करना है अपने को, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करके देखते हैं फिर। चलो n की वैल्यू 5 है ना, तो l की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, 0 1 2 3 और 4 तक जाएगी। अब ml की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए तो ml की वैल्यू 2 आ सकती नहीं है, इसके लिए भी नहीं आएगी। तो क्या इसमें आएगी, तो हाँ आएगी, क्योंकि ml की वैल्यू कितनी होती है, -L2 + L। तो एक यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है, क्यों, +3 से कहाँ तक वैल्यू जाएगी, या सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, -3 से वैल्यू कहाँ पे जाएगी, +3 की ओर जाएगी, और 4 से वैल्यू कहाँ जाएगी, -4 से +3, यानी कि इन तीनों में एक बार क्या आ सकता है, +2, यानी टोटल ऑर्बिटल्स कितनी हो सकती है हमारे पास, 3। तो ऑप्शन कितना बनेगा बेटा यहाँ पे, 3, सही बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विथ हाइपर कॉन्जुगेशन इन द गिवन कंपाउंड। चलो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कौन से हाइड्रोजन गिनते हैं अपने लोग, अल्फा हाइड्रोजन कौन से लिए जाते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं ना। चलो देखो तो फिर, तो रिंग के अल्फा पोजीशन को पहले तो मार्क कर दो, तो 1 2 3 और यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा, 4 अल्फा पोजीशन मिल गए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ही आएगा तो 3, यहाँ पे भी 1 है तो 4, और यहाँ पे 2 है तो 5 और 6, तो कितना आंसर बन जाएगा, सिंपल 6 आंसर, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन,
चलो, द नंबर ऑफ एनैंटियोमर ऑफ द कंपाउंड CH3 CH Br CH Br COOH। तो कंपाउंड को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको CH3 है, HBr है, यहाँ पे HBr है और यहाँ पे क्या है बेटा COOH, यानी कि टोटल कीनाल सेंटर कितने हैं, 2, और सिमिलर एंड नहीं है। मतलब कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो बहुत इजी बन गया, सीधे क्या करना पड़ेगा 2:n, तो 2:2 कर दोगे तो कितना बनेगा, ये n मतलब क्या होता है बेटा स्टीरियोजेनिक सेंटर, कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2:2 करोगे तो आंसर कितना बन जाएगा सीधे 4, तो यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब हम लोगों को क्या पूछा, यहाँ पे 50 वाट का बल्ब है, एमिट मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 795 नैनोमीटर, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, राइट, ऐसा पूछा है क्वेश्चन में। चलो फॉर्मूला दोस्तों जानते हैं, E = NHc अपॉन लैम्बडा। E की वैल्यू है क्या, हाँ है ना, वाट में है पर, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यही जूल होता है। कितना ले लेंगे इसका वैल्यू 50। N की वैल्यू तो फाइंड करनी है, H की वैल्यू पता है 6.6 × 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई C की वैल्यू कितनी होगी 3 × 10⁸ डिवाइड बाई लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास नैनोमीटर में है ना, तो 9795 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। अब इसमें N की वैल्यू अपने को निकालनी है। अगर आप लोग N की वैल्यू इसमें निकालोगे तो वैल्यू बन के आती है हमारे पास समथिंग अबाउट 1.99 × 10⁻20, मतलब कि राउंड ऑफ करके अगर आप लोग देखोगे तो आंसर कितना बनेगा अपने पास 2, तो आंसर कितना आएगा बेटा यहाँ पे 2 आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। सही है, x की वैल्यू पूछी थी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 2 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यही था हमारा PABT प्रीलिम का, बहुत इजी पेपर था, आई थिंक सो सबको पूरे में से पूरे नंबर मिलने चाहिए। सही, चलो बच्चों सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करते रहो, बाकी हम लोग अब अगले सेशन में मिलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।